नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। पिछले क्लास तक हमने एल्किल हैलाइड है वो बनाने की सारी विधियाँ पढ़ ली थी, उसमें नेम रिएक्शन थी वो सारी पढ़ ली थी। किस किस प्रकार से बनाया जाता है, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं, एल्कोहल से कैसे बनाते हैं, इसके अलावा एमीन से कैसे बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों से कैसे बनाते हैं, वो सारा हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया है। ठीक है। अब इस क्लास में हम देखेंगे जो हेलोजन डेरिवेटिव है, जैसे एल्किल हैलाइड की हम बात करें। ठीक है। हेलोजन डेरिवेटिव में कौन से एल्किल हैलाइड या मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, उन यौगिकों के जो भौतिक गुण क्या क्या है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है। अब ये तो हमें पता है, भौतिक गुणों में हम क्या देखते हैं, रंग है, गंध है, ठीक है, क्वथनांक है, विलेयता है, गलनांक है, ये सारे देखते हैं। ठीक है। तो इन गुणों का हमें अध्ययन करना है कि जो भौतिक गुण है एल्किल हैलाइड के वो कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करें इनके अवस्था की। कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं उन एल्किल हैलाइड की अवस्था क्या होती है। ठीक है। तो अवस्था में देखो, अवस्था में पता है तीन होती हैं मुख्यतः। एक तो गैस, एक द्रव, और तीसरी होती है ठोस। ठीक है। सबसे पहले हम गैस की बात करें कि कौन से यौगिक गैस हैं, कौन से यौगिक द्रव हैं, कौन से यौगिक ठोस हैं। ठीक है। तो मुख्यतः एक कार्बन के जितने भी एल्किल हैलाइड हैं वो सारे के सारे किस अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है। जैसे हम बात करें एक कार्बन के, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है, CH3F है, ये सारे क्या है, गैसीय अवस्था में। इसके अलावा CH3CH2F है, CH3CH2Cl है, ये भी किस अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि इन यौगिकों के अलावा देखो कुछ CFC होते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, वो भी किस अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में। द्रव अवस्था की हम बात करें तो कार्बन 18 तक, यानी ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो, 18 तक। ठीक है। वो किस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में। उसके बाद हम बात करें ठोस अवस्था की, तो कार्बन 18, 18 कार्बन से अधिक वाले जो यौगिक होते हैं वो होते हैं ठोस अवस्था में। ठीक है। तो सबसे पहले जो अवस्था है एल्किल हैलाइड की, ये अवस्था होती है, कुछ तो क्या होते हैं गैसीय अवस्था में, कुछ होते हैं द्रव अवस्था में, कुछ होते हैं ठोस अवस्था में। अब देखो तो छोटी सी हम एक बात करें कि अवस्था है वो इस प्रकार से क्यों परिवर्तित होती है, वो किस पर निर्भर करती है। तो अवस्था, किसी भी पदार्थ की जो अवस्था है वो दो कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है। उसकी थर्मल एनर्जी और अंतराणविक आकर्षण बल। अंतराणविक आकर्षण बल। और हमें जैसे हम कुछ बात कर लें कि कुछ पार्टिकल्स हैं, यदि उन पार्टिकल्स के मध्य आकर्षण, कौन सा आकर्षण है, अंतराणविक, यानी इन अणुओं के मध्य आकर्षण क्या हो, न्यूनतम हो, बहुत ही कम हो, तो ये अणु एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। आकर्षण कम होगा, दूर दूर होंगे, तो वो किस अवस्था में रहेंगे, गैस अवस्था में। ठीक है। आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो अणु क्या होंगे, पास पास आएंगे। पास पास आने का मतलब अवस्था परिवर्तित होकर द्रव में आ जाती है। ठीक है। और यदि और आकर्षण बढ़ता है तो अवस्था किस में कन्वर्ट हो जाती है, ठोस में। ठीक है। तो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो थर्मल एनर्जी और अंतराणविक आकर्षण बल पर निर्भर करते हैं। अभी हमें पता है कि अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ेंगे,
अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ने पर अणु क्या आते हैं, पास पास। ठीक है, यहाँ पे हम देखें कि जितने भी यौगिक हैं उन यौगिकों में कार्बन की संख्या या तो एक है या फिर कार्बन की संख्या कितनी है, दो है। ठीक है, यानी कम अणु भार वाले यौगिक या कम जो छोटे यौगिक हैं उन सब में क्या होते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल कम होते हैं, जिसके कारण ये किस अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे अणु क्या आते हैं, पास आते जाते हैं, यानी अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ता जाता है और अवस्था अपने आप परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अवस्था के बाद रंग की, कि इन यौगिकों का रंग कैसे होता है। ठीक है, तो देखो जितने भी हेलो एल्केन है या एल्किल हेलाइड है, वो सामान्यतः रंगहीन होते हैं। सामान्यतः रंगहीन होते हैं। ठीक है, यानी उनमें रंग नहीं होता है। लेकिन एक तो जो एल्किल आयोडाइड है, और एक है एल्किल ब्रोमाइड, यदि ये किसके संपर्क में आ जाएं, प्रकाश के संपर्क में, तो ये कैसे दिखाई देंगे, रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, और बाकी सब लगभग कैसे होते हैं, रंगहीन। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल आयोडाइड और एल्किल जो ब्रोमाइड है वो कैसे दिखाई देंगे, रंगीन दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरे भौतिक गुण की हम बात करें तो वो है घनत्व। देखो घनत्व की हम बात करें तो होता क्या है, घनत्व घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब हम बात करें किसकी, एल्किल हेलाइड की। यदि आर सब में क्या हो, समान, आर क्या हो, समान, जैसे हम बात कर लें आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई। ठीक है, आर सब में यानी एल्गिन सब में क्या है, समान। तो इनमें घनत्व में कैसे आएगा, तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखो ये जो हेलाइड हैं, चाहे हेलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये सारे के सारे एक ही वर्ग के हैं। ठीक है, हेलोजन वर्ग के हैं, 17वें वर्ग के हैं। और हमें पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयतन की तुलना में, यानी आकार की तुलना में द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा बढ़ता है। आकार तो बढ़ता है कम और द्रव्यमान बढ़ता है ज्यादा, जिसके कारण घनत्व में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी हम लिख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। घनत्व बढ़ेगा तो क्रम क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा घनत्व किसका, आयोडाइड का। तो ये हो जाएगा घनत्व का क्रम। ठीक है, चौथे हम भौतिक गुण की बात करें इनके क्वथनांक की। क्वथनांक होता क्या है, तो क्वथनांक देखो वह ताप जिस पर कोई भी द्रव किस में परिवर्तित हो जाए, गैसीय अवस्था में, उस तापीय बिंदु को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वथनांक कैसे बढ़ेगा, कैसे कम होगा, कैसे इसमें परिवर्तन होगा, वो सारा हमें अध्ययन कर लेते हैं इसमें। देखो सबसे पहले हम बात करें क्वथनांक की। ठीक है, तो क्वथनांक मुख्यतः किस पे निर्भर करता है, अवस्था पे। ठीक है,
अवस्था यदि परिवर्तित हो रही है, जैसे गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, द्रव का उससे ज़्यादा होता है, गैस जो ठोस होते हैं उनका क्वथनांक और भी ज़्यादा होता है। अब इन एल्किल हैलाइड में परिवर्तित कैसे होता है, तो हमने पहले पढ़ा है कि जो आर अक्ष हैं उनकी जो प्रकृति है, ठीक है, वो कैसी होती है, ध्रुवीय प्रकृति। क्यों होती है, क्योंकि आर में कार्बन की विद्युतीयता कम होती है, जिसके कारण इस पे आंशिक धनावेश और इस पे क्या जाता है, आंशिक ऋणावेश। ठीक है, ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण ये किस में बदल जाएंगे, द्विध्रुव में, और द्विध्रुव में बदल जाएंगे तो जो एल्किल हैलाइड के अणु हैं उन अणुओं के मध्य क्या हो जाएगा, अंतराणविक आकर्षण बल है वो क्या होगा, लगेगा, अंतराणविक आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अब एक हम बात करें, देखो एल्किल हैलाइड किससे प्राप्त हुए थे, एल्केन से। एल्केन कैसा था, अध्रुवीय यौगिक था। अध्रुवीय था इसका मतलब उसमें जो आकर्षण बल थे वो बहुत ही क्या थे, दुर्बल थे। ठीक है, दुर्बल होने के कारण एल्केन जो होते हैं लगभग एल्केन किस अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में। बात समझ में आई कि एल्केन है वो अध्रुवीय होने के कारण इनके अणुओं के मध्य आकर्षण क्या होता है, न्यूनतम। आकर्षण न्यूनतम होगा तो ये कैसे होंगे, गैसीय अवस्था में। अब एल्केन की तुलना हम करते हैं, एल्केन की तुलना में एल्किल हैलाइड है वो किस प्रकृति होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के। ध्रुवीय प्रकृति के होंगे तो इनमें आकर्षण बल है वो क्या होगा, बढ़ेगा। कौन सा बढ़ेगा, तो देखो यहाँ पे द्विध्रुव बन गया तो आकर्षण बल बढ़ेगा, वांडरवाल्स जो बल है, वांडरवाल्स, कौन सा वांडरवाल्स है, द्विध्रुव है। द्विध्रुव आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये तो क्या था, अध्रुवीय, ये ध्रुवीय हो गया तो द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल इनमें बढ़ेगा। आकर्षण बल इनमें बढ़ता है तो क्या होता है, इनका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आर अक्ष जो है, स्पष्टीकरण लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये आर अक्ष ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण, ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण इनमें अंतराणविक आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल, और उसकी हम बात करें तो कौन सा, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स है संगत एल्किन की तुलना में। किसकी तुलना में, संगत, क्योंकि एल्किन किसे थे, अध्रुवीय। संगत एल्केन की तुलना में अधिक पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप किसके कारण, इस अंतराणविक डाइपोल डाइपोल जो इंटरेक्शन फोर्स था उसके कारण आर अक्ष का क्वथनांक संगत एल्केन से क्या होता है, अधिक हो जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एल्किल हैलाइड का क्वथनांक संगत, संगत का मतलब जितने कार्बन एल्किल हैलाइड में है उसी का एल्केन। संगत का मतलब क्या है कि जैसे CH3Cl, तो इसका संगत का मतलब एक कार्बन का, CH4, ये आ गया CH3 CH2 CH2 Cl, तीन कार्बन का, तो तीन कार्बन का कौन सा, प्रोपेन। तो इस एल्किल हैलाइड का संगत कौन सा है, प्रोपेन। ठीक है, तो प्रश्न पूछ लिया जाता है एल्किल हैलाइड का जो क्वथनांक है वो संगत एल्केन की तुलना में अधिक होता है, क्यों, क्योंकि एल्किल हैलाइड में क्या होती है, ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण अंतराणविक आकर्षण बल है वो क्या होता है, अधिक पाया जाता है, प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप इनका क्वथनांक क्या हो जाता है, एल्केन की तुलना में बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ कि किसी भी यौगिक का अणु भार जब बढ़ता है, ठीक है, अणु भार का मतलब, इस सिंबल का मतलब होता है इंक्रीज होना, यानी बढ़ना। अणुभार क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो अणुओं के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल लगते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और अणुओं के मध्य जब अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है तो अणु क्या होते हैं, एक दूसरे के
पास पास आते हैं यानी अणुओं का संगुणन या संगुणित हो जाते हैं। पास पास आने का मतलब वो क्या देते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो संगुणन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी क्या होता है, जब अणु बार बढ़ता है तो अंतराणविक आकर्षण बल भी बढ़ते हैं, जिसके कारण अणु पास पास आएंगे, अणु पास पास आएंगे तो उनका संगुणन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और संगुणन बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, यानी पास पास आएंगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो किसके सापेक्ष है, अणुबार के सापेक्ष। लेकिन यदि क्या हो जाए कि अणुबार दो कंपाउंड ऐसे हैं, जैसे मैं इनकी बात कर लेता हूँ कि CH3 CH2 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 Cl है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, एक क्लोरीन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन एक क्लोरीन है, दोनों का अणुभार क्या है, समान। समान ही होगा क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन एक एक क्लोरीन बराबर क्या है, हाइड्रोजन। तो दोनों का अणुभार क्या है, समान। लेकिन फर्क क्या है, ये कैसा है, असाखित, ये कैसा हो गया, असाखित, जबकि ये कैसा है, साखित। तो ऐसी स्थिति आ जाए, ठीक है, यानी अणुभार क्या हो, समान, लेकिन शाखाएं क्या हो जाए, बढ़ने लग जाएं, एक में शाखा क्या हो, ज्यादा। ठीक है, शाखा बढ़ेगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे हम बात करें कि कोई भी पदार्थ है, इतना बड़ा है, ठीक है, तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, चारों तरफ जो है वो क्या है, इसका पृष्ठीय, पृष्ठ का क्षेत्रफल है कितना होगा, वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये वर्ग, तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, यदि हम इसके क्या कर दें, टुकड़े कर दें, 4 टुकड़े कर दिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो इतनी देर हम जो माप रहे थे वो पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ ये तो इतनी बड़ी थी, वो थी, अब वो पृष्ठ तो यहीं पे है, इतनी पृष्ठ ये रही, ये वाली ये रही, ये वाली ये है, और ये वाली यहाँ पे है, ये पृष्ठ अलग है। तो ये पृष्ठ है वो क्या है, अलग। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना तो है ही है, साथ में ये और बढ़ गया, यानी लगभग क्या हो गया, दुगुना। ठीक है, यानी क्या होता है, जब भी किसी बड़े टुकड़े के छोटे टुकड़े करते हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखो ये असाखित था, असाखित का मतलब ये इसका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब इसकी हम बात करें तो इसमें एक शाखा निकल गई, शाखा निकल गई का मतलब इस कार्बन का जो क्षेत्रफल है वो इस साइड से देखो यहाँ पे पूरा था, यहाँ पे अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे पृष्ठीय क्षेत्र यानी शाखाएं बढ़ेंगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो उन अणुओं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल, यानी क्षेत्रफल कम होगा तो दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या लगेगा, कम स्थान पे लगेगा, तो उसका मान भी क्या हो जाएगा, कम। और उसका मान कम होगा तो क्वथनांक भी अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इन दो के सापेक्ष में ध्यान रखना है कि अणुभार बढ़ने पर क्या होता है और अणुभार समान हो तो क्या होता है। ठीक है, अब इसके हमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल जो है वो एल्किल हैलाइड के सापेक्ष देख लें। ठीक है, जैसे यदि एल्किल हैलाइड प्रोटीन, तो उसी के एग्जाम्पल देखेंगे कि समान एल्किल समूह है, यानी ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें एल्किल समूह है क्या हो, समान हो, उनका एल्किल हैलाइड के क्वथनांक का क्रम देखें। किसका देखना है कि समान क्या हो, एल्किल, ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें एल्किल समूह क्या हो, समान। ठीक है, उनका हमें क्वथनांक का क्रम देखना है कि किस प्रकार से होगा। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं तो एल्किल हैलाइड कौन कौन से थे, एल्किल का ये हो गया RF, RCl, RBr और RI। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है, इनके सापेक्ष हमें देखना है। तो देखो हमने सबसे पहले ये लिखा है कि आर क्या हो, सब में समान हो, आर क्या हो, समान। जैसे इसके हम वो देख लें, आर समान लिख दें सब में कि CH3F, CH3Cl।
CH3Br और CH3I। इन सब में क्या है कि जो CH3 समूह है वो क्या है, समान, यानी एल्किल समूह सब में क्या है, समान। तो हमें देखना है इनका क्वथनांक। तो हमें पता है, क्या पता है कि अणुभार बढ़ता है, सीधा पता है कि अणुभार बढ़ता है तो क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है वो हमने पहले पढ़ लिया है। तो देखना है हमें कि यहाँ पे इस यौगिक में CH3 क्या है, समान, CH3 ये सब समान ही है, एक एक कार्बन है और एक एक क्या है, हाइड्रोजन। यानी इस CH3 समूह का जो अणुभार है वो कितना है, 15 है। वो तो फिक्स है। लेकिन बचा क्या, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक ही वर्ग के हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। इसका अणुभार प्लस 15, इसका अणुभार प्लस 15, ब्रोमीन का अणुभार प्लस 15, ब्रोमीन का अणुभार प्लस 15। ठीक है। जैसे हम बात करें फ्लोरीन का लगभग 18 से ऊपर होता है, 18, क्लोरीन का 35.5 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम वर्ग में ऊपर से कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो अणुभार हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब आयोडीन का अणुभार सबसे क्या होगा, ज्यादा, फ्लोरीन का सबसे क्या होगा, कम। ठीक है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन का और सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडीन का। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि ये CH3 का तो फिक्स है, लेकिन अणुभार बढ़ किसका रहा है, आयोडीन का। तो अणुभार का क्रम क्या हो जाएगा, ये जो क्वथनांक का है वो क्रम क्या हो जाएगा, अणुभार का जो क्रम होगा वही किसका होगा, क्वथनांक का। तो अणुभार किस सापेक्ष बढ़ रहा है, CH3I। तो देखो समान एल्किल समूह वाले यौगिकों में, समान एल्किल समूह वाले यौगिकों में क्वथनांक का क्रम क्या होता है कि CH3I का सबसे ज्यादा होता है, CH3F का सबसे कम होता है। ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कि यहां पे तो हमने सारे क्या लिए थे, एल्किल समूह समान लिए थे। अब हम ले लें समान हेलोजन, एक्स का मतलब है हेलोजन, समान हेलोजन वाले, आरएक्स का मतलब एल्किल हैलाइड, समान हेलोजन वाले आरएक्स एल्किल हैलाइड के क्वथनांक का क्रम। तो एल्किल हैलाइड क्या हो, ऐसे हो जिनमें हेलोजन परमाणु सब में क्या हो, समान हो। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, CH3CH2CH2CH2 और Cl। ठीक है। इसमें क्या है, हेलोजन परमाणु सब में समान है, कौन सा है, क्लोरीन है। ठीक है। तो हमें देखना क्या है, हमें पता है कि अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें केवल एक CH3 है, इसमें दो है, इसमें तीन है और इसमें चार है। यानी इसमें एक कार्बन, इसमें दो कार्बन, इसमें तीन कार्बन, इसमें चार कार्बन। तो अणुभार क्या होता है, बढ़ता है। तो यही अणुभार का क्रम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्वथनांक का क्रम। की जैसे जैसे क्या होता है, अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे क्वथनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। दो क्या हो गई, यदि एल्किल समूह समान हो तो एल्किल हैलाइड का क्रम, और यदि हेलोजन परमाणु समान हो तो एल्किल हैलाइड के क्वथनांक का क्रम। ठीक है। अब हमें ये भी, यहां से हम ये भी बता सकते हैं कि यदि हेलोजन की परमाणु की संख्या बढ़े, हेलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है तो अणुभार भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि मेरे पास एक तो है CH3Cl और एक है CH2Cl2। तो कार्बन तो समान है लेकिन क्लोरीन परमाणु की संख्या क्या है, ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अगला हम बात कर लें कि समान अणुभार वाले, अणुभार क्या हो, समान अणुभार वाले एल्किल हैलाइड के क्वथनांक का क्रम क्या होगा। यानी तीन चार प्रकार थे, सारे हमने पढ़ लिए हैं। क्वथनांक का क्रम क्या होगा, यानी अणुभार क्या हो, समान। ठीक है। और एल्किल हैलाइड क्या हो, अलग अलग हो। तो उनके क्वथनांक का क्रम, जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ एक,
कि CH3 CH2 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 और Cl। दूसरा है CH3 CH3 CH2 CH2 और Cl। तीसरा है CH3 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 CH2 और Cl। इनको हम ध्यान से देखें। कार्बन देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5 5 कार्बन, एक एक क्या है क्लोरीन। ठीक है, तो हम इनके क्वथनांक की बात करें तो अणुभार सबका क्या है समान, और हमने देखा था कि समान अणुभार वाले यौगिकों में, समान अणुभार वालों में शाखाएं जब बढ़ती हैं तो अणुभार क्या होता है कम होता है। शाखाएं बढ़ने पर अणुभार हमेशा क्या होता है कम। तो देखो इसमें शाखा कितनी है 2, इसमें शाखा है 2, इसमें है 1, इसमें है 0। शाखाएं बढ़ने पर अणुभार क्या होता है कम। तो जिसमें शाखा सबसे कम होगी उसका अणुभार सबसे ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा इसके क्वथनांक का क्रम। ठीक है, ये अगला अपना गुण था क्वथनांक का। ठीक है, एक भौतिक गुण और बच गया, वो है विलेयता, सोल्यूबिलिटी जिसको बोलते हैं हम। विलेयता होती क्या है कि किसी निश्चित ताप पर विलय के निश्चित आयतन में घुलने वाले विलेय की जो मात्रा है उसकी विलेयता कहलाती है। ठीक है, अब देखो इनकी विलेयता हम सीधी सीधी देख लें कि ये जो जल में तो क्या होते हैं अल्फ विलेय होते हैं। ठीक है, और जो कार्बनिक विलायक हैं, कार्बनिक विलायक जो होते हैं उनमें ये क्या होते हैं विलेय होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि जल में अल्फ विलेय क्यों होते हैं और कार्बनिक विलायकों में विलेय क्यों होते हैं, तो उसका कारण क्या है। देखो विलेयता की हम बात करें तो विलेयता है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, एक तो विलायकन ऊर्जा और दूसरी उसकी जालक ऊर्जा। ठीक है, विलेयता किस पर निर्भर करती है, विलायकन ऊर्जा और जालक ऊर्जा। यदि विलायक क्या हो जल तो उसको कहते हैं जलयोजन ऊर्जा। अब होता क्या है ऐसा इसमें। ठीक है, विलायकन ऊर्जा क्या होती है, विलायकन होती है कि विलायक प्लस विलेय। ठीक है, जैसे हमने जल में क्या बोला नमक बोला, तो जल क्या है यहाँ पे विलायक, नमक क्या है विलेय। तो विलायक और विलेय के मध्य जब बंध बनता है, विलायक और विलेय के मध्य जब क्या होता है बंध बनता है, तो उस वक्त उत्सर्जित ऊर्जा निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है विलायकन ऊर्जा। ठीक है, और जालक ऊर्जा क्या होती है कि देखो आयनिक यौगिकों में होती है ना, इसमें तो हम कौन सी बात करेंगे बंध ऊर्जा की बात करेंगे। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है ना तो इसकी बात करेंगे हम बंध ऊर्जा की। ठीक है, बंध ऊर्जा क्या होती है कि बंध को तोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा। ठीक है, इन दो पर निर्भर करती है। अब होता क्या है जल में अल्फ विलेय क्यों होता है। ठीक है, जल में अल्फ विलेय इसलिए होता है कि जल प्लस एल्किल हेलाइड के मध्य जो बंध बनता है, जल विलायक है और एल्किल हेलाइड क्या है विलेय, इन दोनों के मध्य जो बंध बनता है यानी उससे निकलने वाली विलायकन ऊर्जा है, उसका मान क्या होता है कम होता है। तो उसका मान क्या होता है कम। ध्यान में रह जाएगा कि विलायक और विलेय जल और एल्किल हैलाइड के मध्य जब बंध बनता है तो जो ऊर्जा निकलेगी विलायकन ऊर्जा उसका मान क्या होगा कम होगा, और जल के अणुओं के मध्य जो ऊर्जा है वो क्या होगी अधिक। जल के अणुओं के मध्य जो बंध होंगे वो तो क्या होंगे उनकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो इन दोनों के मध्य बंध बनने पर जो निकलने वाली ऊर्जा उसका मान कम होने के कारण वो जल के अणुओं के मध्य उपस्थित बंध को आसानी से तोड़ नहीं पाती है, इसलिए जल में तो क्या होती है अल्फ विलेय।
ठीक है। और कार्बनिक यौगिकों की हम बात करें, कार्बनिक विलायक, विलय कैसे हो, कार्बनिक, तो कार्बनिक विलायक और विलेय के मध्य जो बनने वाले, कार्बनिक विलायक और विलेय के मध्य बंद बनने पर जो निकलने वाली उत्सर्जित ऊर्जा है, ठीक है, विलायकन ऊर्जा, वो जो है वो कार्बनिक विलायकों के मध्य उपस्थित बंद ऊर्जा है उसके लगभग क्या होती है, समान, इसलिए तो क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है। और जल, जल में ऊर्जा ज्यादा होने के कारण यह आसानी से घुलता नहीं है। ठीक है। ये है भौतिक गुण। ठीक है। तो आपको ध्यान में इतना ही रखना है कि जो एल्किल हैलाइड जल में अल्प विलेय होते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी विलायकन ऊर्जा है वो जल में उपस्थित ऊर्जा की तुलना में क्या होती है, कम होती है। और कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, ये विलेय होते हैं। ठीक है। क्वथनांक है, रंग बहुत अवस्था है, ठीक है, ये सारे इसमें आ गए हैं भौतिक गुणों में। थैंक यू।